नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद है थानला के नवागत एसडीओपी नीरज जी नामदेव, जिनका स्थानांतरण जोबट से थानला हुआ है। यहाँ पर पूर्व में पदस्थ थे रविंद्र जी राठी, जिनका स्थानांतरण जोबट हो चुका है। आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जानेंगे उनके जीवन की कुछ जुड़ी हुई अहम बातें। सर, पहले तो थानला में आपका बहुत-बहुत स्वागत। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। पब्लिक पब्लिक वॉइस के दर्शकों को भी मेरा सादर अभिनंदन है। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, हर कोई जानने की जिज्ञासा रखता है। आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर आप? देखिए, मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। मेरी दीक्षा सब जबलपुर में हुई है और मेरी पत्नी भी जिला परिवहन अधिकारी झाबुआ के पद पर पदस्थ है और सबसे पहली पोस्टिंग मेरी सतना ज़िले में हुई थी। सतना के बाद मैं सिंगरौली ज़िले में रहा, सीधी ज़िले में रहा, बालाघाट में हॉक फोर्स रहा नक्सल विरोधी अभियान में। उसके बाद जो है फिर मैं जोबट में रहा, अभी हाल ही में वहाँ से स्थानांतरित होके यहाँ एसडीओपी थानला के रूप में यहाँ पे पदस्थ हुआ हूँ। सर, क्या कार्यप्रणाली रहेगी आपकी? जैसे कि आपको जाना भी जाता है कार्यप्रणाली को लेकर। थानला की इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस में कार्यप्रणाली जो है मैं हमेशा अपने पूर्व के साक्षात्कारों में भी बता चुका हूँ। हमारा जो शरीर है और जो समाज है, उसको मैं एक रूप में देखता हूँ। जैसे जो हमारा शरीर है, उसमें कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं, जब वो उत्पन्न होते हैं तो उसके उत्पन्न होने के पहले ही हमें उनका आभास हो जाता है और हम उस समय उसका उपचार कर लेते हैं, तो वो रोग हमारे शरीर में बड़ा रूप धारण नहीं कर पाते। और दूसरी पद्धति ये होती है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, रोग हमारे शरीर में आ गया है, जम गया है, तो उसको किस तरीके से हटाना है। तो ये 2 तरीके से उपचार की पद्धतियाँ चलती हैं, तो ठीक उसी प्रकार से समाज में भी है। समाज में भी कोई घटना जो है वो घटित होती है, उसके पूर्व में यदि अपराध का पता चल जाए, तो उस अपराध को घटने घटने ही ना देना, मतलब जो क्राइम का जो है प्रिवेंशन, और यदि अपराध घट गया है तो उसका डिटेक्शन। तो ये 2 व्यवस्थाएँ पुलिस में चलती हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि कोई भी अपराध जो है यदि पुलिस की नज़र में आ रहा है या वो घटनाक्रम नज़र में आ रहा है, तो उसको उसी समय पे उसका निराकरण कर दिया जाए। दूसरा जो मेरी कार्यप्रणाली रही है वो हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए रही है। समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है जिसका कोई नहीं होता है, वो जब हमारे कार्यालय में आता है या पुलिस विभाग के किसी वरिष्ठ अफ़सर से मिलता है, तो मेरा प्रयास ये रहता है कि उसकी समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण हो। बाकी सभी लोग आप देखते हैं, कोई ना कहीं से अप्रोच लगा लेगा, कोई किसी नेता से फ़ोन लगवा देगा, उनके काम हो जाते हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, वो कहाँ जाए? तो वो एक आस लेके आता है और उस आस को हमें पूरा करना है। बड़ी बात कही सर आपने, कि अपराध होने से पहले यदि उस पे ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी। सर, 3 थाने हैं आपके कार्यक्षेत्र में, 6 चौकियाँ हैं और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि सर ये सीमावर्ती क्षेत्र है, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। किस तरह से काम करेंगे सर? देखिए, सीमावर्ती जो क्षेत्र होते हैं, उनकी अपनी चुनौतियाँ होती हैं। वहाँ की कार्यप्रणाली थोड़ा-सा अलग होती है। क्योंकि मैं अभी मुझे ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं, तो उसके बाद मैं वहाँ सभी थानों में और चौकियों में विज़िट पे गया था और मैं अभी समझ रहा हूँ, और सबसे पहले मैं इन थाना चौकियों का एक मैप बनवा रहा हूँ। क्योंकि अभी मैंने देखा कि यहाँ पे मैप नहीं है, और जब थाना चौकियों का एक मैप हो जाएगा, तो उसके आधार पे हम इसकी एक विशेष जो कहना चाहिए कार्यप्रणाली है या एक घेराबंदी है, वो करेंगे। तो इसमें हमें पब्लिक से संवाद करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या चुनौतियाँ हैं, किस तरीके के वहाँ क्राइम होते हैं। जैसे हमारे एसपी साहब ने हम लोगों को निर्देशित किया है, वो भी लगातार खाटला बैठक के माध्यम से पब्लिक से रूबरू होते हैं। तो वही पद्धति जो है वो मेरी भी रहेगी और उन्हीं के कार्यों को मैं आगे बढ़ाऊँगा, और सीमावर्ती क्षेत्र में जिस प्रकार के भी अपराध पनप रहे हैं, उनका दमन किया जाएगा। सर, थानला शहरी क्षेत्र की यदि बात करें तो यहाँ यातायात काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। बड़े वाहन हैं जो दुकानों के सामने खड़े रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस हेतु सर कुछ आप करेंगे?
देखिए, जहाँ तक यातायात व्यवस्था का प्रश्न है, यातायात व्यवस्था में जब आप देखें आज से 20 साल पहले की हम परिकल्पना करते हैं, तो 20 साल पहले जो व्यवस्था रही, उस समय लोगों की इतनी क्षमता नहीं होती थी, लोन नहीं मिलते थे उनको और अगर घर में 5 सदस्य हैं, तो 1 ही वाहन वहाँ पे होता था। आज यदि घर में 5 सदस्य हैं, तो 5 वाहन रहते हैं, 2 पहिया, 1 4 पहिया वाहन भी उस घर में होगा और जैसे आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल अलग-अलग होता है, उसी प्रकार से वाहन भी अलग होने लगे हैं। और संसाधन हमारे पास सीमित है, जगह भी उतनी सीमित है, तो लोगों के पास पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। इसी कारण से जो है परचेज़िंग पावर लोगों की बढ़ी, लोगों ने वाहन खरीदना चालू कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा आज किसी व्यक्ति के पास 1 वाहन है, किसी के पास 2 भी हैं, 5 भी हैं, पर उनको रखने की जगह नहीं है। तो ये जो है ट्रैफ़िक व्यवस्था समन्वित प्रयास से ही हल होगा इसका। तो इसके लिए हम एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और जो हमारे नगर पालिका के सीएमओ हैं और जो अन्य इसमें जो निकाय काम करते हैं, उन सभी के साथ समन्वित बैठक करके एक प्लान इसका तैयार करेंगे ताकि जो आम नागरिक हैं जिनको ट्रैफ़िक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनकी समस्या का निदान हो सके। सर हमने आपके बारे में जानकारी जुटाई है। ऐसा देखा है कि खनिज माफिया और शराब माफियाओं पे आपका रुख कड़क बिल्कुल दबदबा रहा है सर। क्या यहाँ पे भी ऐसा देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, यदि कोई भी व्यक्ति मेरा स्पष्ट पहले से ही कहना है कि जो सज्जन हैं उनके लिए जो है फूल से भी कोमल व्यवहार और जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए वज्र से भी कठोर व्यवहार। ये मेरा पहले से ही रहा है। तो मैं उनको बोलना भी चाहूँगा कि यदि इस तरीके से कोई भी कृत्य मेरे क्षेत्र में होगा, तो निश्चित तौर पे बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, एक निजी जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न था सर। हमने आपके बारे में जाना था कि आप जो जॉब के मामले में, नौकरी के मामले में काफ़ी लकी रहे हैं। 17 से ज़्यादा सर जॉब आपने ड्रॉप किए हैं, करे भी हैं और लेकिन पुलिस का जॉब में आप स्थायी रूप से हैं सर। पूरा बताएँ इस मामले में, ऐसा क्या आपका उद्देश्य रहा पुलिस को जॉब को लेकर? देखिए चूँकि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उनका ये सपना था कि मेरे बेटे की एक सरकारी नौकरी लग जाए। तो जब मैं कॉलेज करके निकला तो मेरा जो पहला जॉब है वो मीडिया के रूप में ईटीवी मैंने जॉइन किया, कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से। वहाँ पे मैं लगभग साढ़े 3 वर्ष रहा और उसी दौरान जो है मैंने जो मेरे वरिष्ठ थे उस कार्यालय के, उनके मार्गदर्शन में, उनकी समझाइश पे मैंने सरकारी नौकरियों की तरफ रुझान बढ़ाया और मैंने तैयारी चालू करी। तो पहला सिलेक्शन जो है मेरा पटवारी में हुआ था, वर्ष 2008 में और किसी कारण से मैंने उसको जॉइन नहीं किया। इस तरीके से फिर जब धीरे-धीरे समझ विकसित हुई तो जो हमारे जिस संस्था में मैं पढ़ने जाता था, तो वहाँ के शिक्षक ने मुझे बोला कि आप पीएससी के बैच में हमारे बैठ के देखो, आपका आईक्यू अच्छा है और हो सकता है कि आप आगे चल के अधिकारी बन जाओ। तो उस दृष्टि से मेरा जो है एक करियर डाइवर्ट हो गया और जो मेरा पहला उद्देश्य शासकीय नौकरी का था, वो मेरा बदल गया अधिकारी बनने में। परंतु ऐसी कुछ परिस्थितियाँ निर्मित हुई कि बीच में पीएससी पे स्टे लग गया, रिज़ल्ट पे रोक लग गई, तो मुझे दूसरी सरकारी नौकरी जॉइन करना पड़ी। तो बीच में फिर मैं पीएससी की कोचिंग भी पढ़ाने लगा, तो इस दौरान लगभग 17 सरकारी नौकरियाँ मैं उसमें चयनित हुआ और अभी इसके पहले जो नौकरी मेरी थी, वो आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में थी। सर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने कई प्रकार की दी है और आप अच्छे पदों पर भी रहे हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र है सर, कई ऐसे युवा हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। यदि ऐसा अवसर आए कि आपको उनको मार्गदर्शन देना पड़े, तो इसके लिए कुछ सुझाव आप देंगे सर? बिल्कुल मैं पहले भी मैंने बहुत मार्गदर्शन दिया है, मैंने करियर काउंसलिंग भी की है। मेरा कार्यालय वर्किंग आवर्स में बिल्कुल खुला हुआ है। कोई भी युवा जो किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा, अशासकीय सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से मुझसे मिलने आएँ और उनके लिए करियर काउंसलिंग बिल्कुल की जाएगी। उनको ये बताया जाएगा कि उनको किस तरीके से अपने करियर में चार चाँद लगाने हैं और जिस भी प्रकार की वो तैयारी कर रहे हैं, उनमें सतत मार्गदर्शन उनको किया जाएगा। सर एसपी साहब के द्वारा डी3 मिशन चलाया जा रहा है। काफ़ी एसपी साहब का भी मानना है कि थानला क्षेत्र उसका एक सार्थक रूप है। काफ़ी अच्छा प्रयास यहाँ पर हुआ है सर। कैसा देखते हैं सर आप डी3 को? देखिए मुझे लगातार आप लोगों के माध्यम से ही जब मैं जोबट में पदस्थ था, तो एसपी साहब ने जो ये अभियान चलाया है, ये पूर्ण रूप से सफल अभियान है।
इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। एसपी साहब जनता से, एक-एक व्यक्ति से स्वयं रूबरू होते हैं और आपस में जो उनका संवाद है वो इतना अच्छा होता है कि यहाँ पे क्राइम में कमी भी देखने को आई है। और जो इस तरीके की ये जो कार्यप्रणाली है, निश्चित तौर पे मैं भी उसको आगे बढ़ाऊँगा। और मेरा ये मानना है कि D3 के कारण जो है आदिवासी समाज में जो बदलाव होगा, उसका एक चमत्कारिक परिणाम हम सभी के बीच में आगामी कुछ वर्षों में देखने को मिलेगा। सर, एक अंतिम प्रश्न है, जैसे कि एसपी साहब झाबुआ में वार्ड परिक्रमा भी कर रहे हैं सर। चूँकि थाने में भी लगभग 15 वार्ड हैं और उम्मीद ये जताई जाती है कि यहाँ पर भी पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद हो। तो क्या आप और टीआई साहब मिलके ऐसा कुछ प्रयास करेंगे? बिल्कुल एसपी साहब के निर्देशन में ही सारा काम होता है और हम लोग भी इस दिशा में आपस में चर्चा करके और इस टाइप का कोई प्लानिंग करते हैं ताकि एक-एक व्यक्ति से रूबरू हो सके और उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। तो आपने सुना, नीरज जी नामदेव नवागत एसडीओपी है थानला। उन्होंने अपने जीवन की कार्यप्रणाली, जीवन की शैली और अपनी कार्यप्रणाली को हम लोगों के बीच में रखा, किस तरह से वे इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए मन बना चुके हैं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।